राघवेंद्र जी और राजीव जी जल्दी से अपने चेयर से उठते हुए बोले, हम बाद में नाश्ता कर लेंगे, पहले तुम कसक को खिला दो। राजीव जी ने इतना कहा और वह साइड हट गए। तभी एक साथ कई लोग रानावत हवेली के अंदर आए और चिल्लाते हुए बोले, कहाँ है साहब, हम लोग आ गए। इतना कहते हुए उन सब की निगाह डाइनिंग हॉल पर गई और वहां बैठे सभी की निगाह उन सब पर गई, जहां 6 से 7 लड़के खड़े थे जो कोरियन ड्रामा की हीरो की तरह लग रहे थे। मोस्ट हैंडसम एंड बैचलर, और उनके साथ 2-3 लड़कियां भी खड़ी थी जो बिल्कुल चाइनीज हीरोइन की तरह लग रही थी, एकदम खूबसूरत और सलीम ट्रिम। वहां खड़े सब ने आयुष की हालत और हरकत देखी थी। उनमें से एक लड़की जो कम हाइट की थी लेकिन बहुत खूबसूरत, आंखों पर नजर का चश्मा चढ़ाए हुए वह लड़की जल्दी से आगे आए और आयुष की पीठ को थपथपाते हुए बोली, आयुष आर यू ओके, लो पानी पियो। उसने एक गिलास पानी उठाकर आयुष को पीने के लिए दिया। आयुष ने पानी पिया और खुद को संभालते हुए कहा, या नीली, आई एम ओके। सामने खड़ी लड़की का नाम नीली गुर्जर था, जो कि इंडिया की टॉप क्रिमिनल लॉयर थी, जिसके नाम से बड़े बड़े जज भी कांपते थे, क्योंकि नीली सिर्फ सच का साथ देते हुए केस लड़ती थी। उसके सामने आने वाले केसेस में वह सबसे पहले सच्चाई ढूंढती थी। अगर वह केस सही हुआ और उसकी क्लाइंट सही साबित हुए तो ही वह उस केस को लेती थी और उस केस में अपना 100% देकर अपने क्लाइंट को बाइज्जत बरी करती थी। अगर उसे केस में जरा सी भी अपने क्लाइंट में क्रिमिनल होने की बू आती थी तो वह तुरंत उस केस को लेने से मना कर देती थी। सुनैना जी ने नीली को सामने से हटाते हुए कहा, नीली, इसकी इतनी सेवा करने की जरूरत नहीं है। तुम सामने से हटो, मैं अभी इस लड़के को बताती हूँ। यह इतना बड़ा गधा हो गया है, लेकिन इसे अभी तक ये नहीं पता कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए। इतना कहते हुए सुनैना जी ने कस के आयुष के माथे पर मारा, जिससे आयुष जोर से चिल्लाया, आ मम्मी। सुनैना जी के आयुष के सिर पर मारने से आयुष का चेहरा आगे को झुका, लेकिन टेबल को लगा नहीं था। क्योंकि उसका चेहरा टेबल को लगता उससे पहले ही किसी ने अपना हाथ आयुष के माथे और टेबल के बीच रख दिया था, इसलिए आयुष का माथा फूटने से बच गया। तभी उन लड़कों में से एक लड़का आगे आते हुए बोला, मॉम क्या कर रहे हो आप, आयुष हम सबसे छोटा है, आप उसे हम सबके सामने मर कैसे सकते हो। अच्छा हुआ कि निखिल ने अपना हाथ जल्दी से टेबल पर रख दिया, नहीं तो बेचारा हमारा आयुष का सिर अभी फुट जाता। तभी सुनैना जी ने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, जिसने आयुष के सिर और टेबल के बीच अपना हाथ रखा था, निखिल, तुमने टेबल पर हाथ क्यों रखा, अभी इसका सर टेबल पर लगता तो अच्छा होता। इसका सर फूट जाता, कम से कम इसको अकल तो आती कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए। फिर सुनैना जी जिस लड़के ने उनसे कहा था उसकी तरफ मुड़कर बोली, और उदय, तुम इसे छोटा कहकर इसे सिर पर मत चढ़ाओ, तुम सबके सब ने इसे सर पर चढ़ा रखा है, इसलिए ये कुछ भी उटपटांग बातें किसी से भी बोल देता है। अपनी भाभी से कोई ऐसा कहता है क्या कि भैया को आपके साथ कुछ किए बिना सोने नहीं देना? ये बोलने वाली बात है अपनी भाभी से। ये सब कहते हुए सुनैना जी 2 पल को रुक गई थी। तभी आयुष ने खुद की क्लेरिफिकेशन देते हुए कहा, मैंने कौन सा गलत कहा, मैंने तो बेस्टू से सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे बच्चे खिलाना बहुत पसंद है और मुझे जल्दी से जल्दी भाई के बच्चे चाहिए ताकि मैं उसके साथ खेल सकूं। इसलिए वो अपने फर्स्ट नाइट में भाई को कॉन्डम यूज करने ना दे बस। आयुष ने अपने ही मुंह से अपना पोल खोल दिया था। आयुष की इतनी बात सुनते ही सुनैना जी एक बार फिर से आगे बढ़ी उसे मारने के लिए, लेकिन वह उसे छू भी पाती उससे पहले ही एक लड़का बीच में आ गया और सुनैना जी को रुकना पड़ा। ये अभय का फ्रेंड अमन था। वो सब आयुष की कॉन्डम यूज करने से मना करने वाली को सुनकर हैरान थे। और तभी सीढ़ियों के ऊपर व्हीलचेयर पर बैठे अभय को सुनैना जी ने गुस्से से घूरते हुए देखा तो अभय अपना सर इधर उधर करने लगा, क्योंकि उसे अभी बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी कि कसक सबके सामने ऐसे उसकी कही बातों को दोहरा देगी, और उसे एक खुशी भी हो रही थी कि कसक ने बिना लिहाज के सबके सामने ये जाहिर कर दिया था कि अभय ने उसे खुद से दूर नहीं किया बल्कि वह उसे अपना चुका है। जिसने टेबल और आयुष के सिर के बीच में अपना हाथ रखा था वह था अभय का चाइल्डहुड फ्रेंड और उसका कुलीग जनरल मेजर निखिल अरोरा, और वही उदय कपूर था एयर पायलट। ये सब खानदानी रईस थे और अपने पैशन के वजह से अपने अपने पसंद का काम कर रहे थे। ये सभी फैमिली फ्रेंड्स थे और एक साथ रहने और पढ़ने से खुद भी फ्रेंड्स बन गए थे। अभय के दादाजी खुद एक आर्मी ऑफिसर रह चुके थे और उन्हीं के नक्शे कदम पर अभय चलते हुए आर्मी ज्वाइन कर चुका था, और राजीव जी की बिजनेस एबिलिटी की वजह से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज मुंबई के टॉप बिजनेसमैन में राजीव रानावत का नाम आता है। वही अरोड़ा फैमिली और कपूर फैमिली, यह सब बिजनेस पार्टनर्स है और फैमिली फ्रेंड्स भी थे।
अभय के फ्रेंड्स में निखिल उसका कलीग और जनरल मेजर था, उदय पायलट था, राज एक फैशन डिजाइनर और उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया जो राज के साथ ही फैशन डिजाइनिंग कर रही थी। अभय का एक फ्रेंड अरमान जायसवाल जो एक डॉक्टर था और अपनी लाइफ पार्टनर का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे अरेंज मैरिज में बिलीव नहीं था, वह लव मैरिज करना चाहता था, जिससे फर्स्ट टाइम देखकर ही उसके दिल में घंटी बाजे। वही नितिन अरोरा निखिल का छोटा भाई जो कि आर्मी में ही लेफ्टिनेंट कैप्टन और टॉप लेवल का हैकर भी था, और उसका एक फ्रेंड अभिराज बख्शी जो पूरे इंडिया में टॉप 5 रिचेस्ट बिजनेसमैन में आता था। इन सब में अमन था जो एक पुलिस ऑफिसर था और अभी डीआईजी की पोस्ट पर था। अभय के इस ग्रुप का नाम रैम्बो गैंग था क्योंकि उसके साथ फ्रेंड्स थे और वह सभी हर सेक्टर में मौजूद थे। उन सब में बिजनेस के हर सेक्टर पर अपना कब्जा बनाया हुआ था। अभी तक किसी ने भी शादी नहीं की थी, क्योंकि किसी को उनके लेवल की वह लड़की नहीं मिली थी जिनके साथ वह कंफर्टेबल होकर अपनी लाइफ जी सके। सिर्फ एक राज ही था जिसे सोनिया से प्यार हो गया था और वह सोनिया के साथ ही फैशन डिजाइनिंग कर रहा था। अभय जो उन सबको मुस्कुराते हुए देख रहा था, तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने उस नोटिफिकेशन को खोलकर देखा, उसके भावे चढ़ गए। उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आयुष इन सब में सबसे छोटा था, इसलिए सभी उसे बहुत मानते थे। सबके लिए आयुष उनके छोटे भाई के जैसा ही था। इन सब के ग्रुप में नीली एक ऐसी इकलौती लड़की थी जो उन सब के साथ स्टार्टिंग से थी और वह सभी नीली पर अपनी जान छिड़कते थे। ऐसा फ्रेंड, ऐसा लिटिल सिस्टर। जब सब ने देखा कि सुनैना जी सबको आज छोड़ने वाली नहीं है, डांट रही है, तो उन सब ने एक दूसरे को आंखों से इशारा किया और सब की सब जाकर एक साथ सुनैना जी के गले लग गए। सुनैना जी उन सब को खुद से दूर हटाते हुए बोली, तुम सब दूर ही रहो, तुम लोगों को पहले आने के लिए कहा था शादी में, लेकिन तुम सब आ जा रहे हो। आज शादी होने वाली थी। उनकी बात सुनकर सब चौंक गए। तभी उनमें से अमन ने कहा, शादी होने वाली थी से क्या मतलब है मोम आपका? तभी सुनैना जी ने कहा, क्योंकि जिस लड़की से अभय की शादी होने वाली थी उसने एन मौके पर अभय से शादी करने से मना कर दिया और उसके पापा ने अभय की शादी उसकी छोटी बहन से करवा दी। तो आज कोई शादी नहीं होगी, सिर्फ कल रिसेप्शन पार्टी होगी और कार्ड जो रिलेटिव्स को दिए गए थे उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया है कि अभय के एक्सीडेंट की वजह से उसका कोर्ट मैरिज 2 दिन पहले ही हो गया है, लेकिन रिसेप्शन पार्टी में सबको आना होगा। तभी नितिन जो पीछे खड़ा था उसने इधर उधर देखते हुए कहा, मॉम अभी मैंने यहाँ पर एक क्यूट सी लिटिल सी गर्ल को देखा, वह कहाँ गई? उसकी कसक के बारे में पूछने पर सबका ध्यान गया कि एक लड़की जो आयुष के बगल में चेयर पर बैठकर खा रही थी, जिसके बोलने पर ही आयुष का खाना उसके गले में अटक गया था। वो लड़की तो वहां थी ही नहीं। अब सब ने सोचा कि वो लड़की कहाँ चली गई। अब वहां पर सब कसक को ढूंढने लगे। सुनैना जी ने इधर उधर देखते हुए कहा, उस लड़की से ही तो अभय की शादी हुई है, कसक नाम है उसका, कहाँ चली गई बच्ची? उनके इतना कहते ही सब कसक को ढूंढने लगे। वही अभय भी बेचैन नजरों से पूरे हॉल में अपनी नजरें दौड़ाते हुए कसक को ढूंढ रहा था कि आखिर कसक कहाँ चली गई। अभय की दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। उसका दिल 1 मिनट में 72 टाइम्स नहीं बल्कि 100 टाइम्स की स्पीड से दौड़ रहा था और उसकी नजरें उतनी ही बेचैनी से कसक को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तो क्या लगता है कहाँ गई होगी कसक? क्या कसक हुई है लापता और क्या अभय ढूंढ पाएगा कसक को? तभी राजीव जी ने कहा, क्या पता कसक बाहर गार्डन में चली गई हो। तभी राज ने कहा, ठीक है आप सब यहाँ देखो, मैं गार्डन में देख कर आता हूँ। उसने जाते हुए सोनिया को अपने साथ आने का इशारा किया ताकि दोनों मिलकर कसक को ढूंढ सके। सोनिया उसके साथ चली गई। वहीं बाकी सब उसे ढूंढने लगे। तभी नीली ने कहा, वह ब्रेकफास्ट कर रही थी ना, तो शायद प्लेट्स रखने के लिए किचन में गई हो, मैं किचन में देख कर आती हूँ। नीली किचन की तरफ चली गई। बाकी सब भी इधर उधर देख रहे थे। नीली थोड़ी देर में किचन से वापस आए और उसने कहा, वो तो किचन में भी नहीं है। राज और सोनिया जो बाहर गार्डन में देखने गए थे, वह दोनों भी अंदर आकर बोले, वह तो गार्डन में भी नहीं है। अब सुनैना जी की हालत खराब हो रही थी। उन्होंने कहा, पता नहीं बच्ची ऐसे अचानक कहाँ चली गई, उस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। तब आयुष ने कहा, मोम रिलैक्स, वह कहीं नहीं जाएगी, वह यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। तभी राघवेंद्र जी ने कहा, क्या पता वह बाहर मेन डोर की तरफ जा सकती है, लेकिन क्यों जाएगी वह, अभी तो वह अच्छी खासी बैठकर नाश्ता कर रही थी। राजीव जी ने राघवेंद्र जी के कहने पर कहा। तभी अभय जो सीढ़ियों के पास व्हीलचेयर पर बैठा था और बेचैनी से इधर उधर देख रहा था, तभी उसकी नजर टेबल के नीचे चेयर्स के पीछे गई, जहां 2-3 चेयर्स के आड़ में डरी सहमी सी कसक घुटने को अपने सीने से लगाए हुए बैठी हुई थे।
कसक को इस तरह देखकर अभय को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे एक राहत भी मिली कि कसक कहीं और नहीं गई है, बल्कि वहीं पर है। तभी अभय ने सुनैना जी को आवाज दिया, मोम। सुनैना जी ने उसकी तरफ देखा तो अभय ने अपनी उंगली टेबल के तरफ किया तो सुनैना जी ने उसकी उंगली का इशारा टेबल के तरफ देखकर झुककर नीचे देखा। बाकी सब ने भी टेबल के नीचे देखा तो उन सबको एक राहत भरी सांस मिली। सुनैना जी नीचे टेबल के पास बैठी और उन्होंने चेयर को हटाकर देखा तो कसक की आंखों में आंसू है और पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसके चेहरे पर घबराहट और डर भी नजर आ रही थी। सबने नीचे झांक कर देखा तो कसक उन सब के देखने से और डर कर पीछे हो गई। तभी आयुष भी नीचे बैठा और उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहा, बेस्टू तुम टेबल के नीचे क्या कर रही हो, चलो आओ मेरा हाथ पकड़ो और बाहर आओ। लेकिन कसक ने कुछ भी नहीं कहा, बस वह रोते हुए आयुष और सुनैना जी को देख रही थी। तभी सुनैना जी ने अपने हाथ बढ़ाकर जैसे ही कसक के सर को छूना चाहा ताकि वह प्यार से उसे बहलाकर बाहर निकाल सके, तभी कसक एकदम से जोर से रोने लगी और कहने लगी, नहीं मुझे पत्थर से मत मारना, मुझे पत्थर से मत मारना, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, तुम लोग मुझे भी मार दोगे, मुझे पत्थर से मत मारना। उसकी यह बातें सुनकर सभी शॉक्ड हो गए कि वह ऐसे क्यों कह रही है और उसे पत्थर से कौन मारेगा। तभी सुनैना जी ने उससे कहा, नहीं बच्चे, कोई पत्थर से नहीं मार रहा, तुम मेरा हाथ पकड़कर बाहर आओ। लेकिन वह बाहर नहीं आई। तभी अभय जो सीढ़ियों पर बैठा बेचैनी से कसक के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, उसने नितिन और अमन को कहा, नितिन अमन मुझे नीचे लेकर चलो। नितिन और अमन भागकर अभय के पास गए और उसके व्हीलचेयर को पकड़कर उसे नीचे लेकर आए। अभय व्हीलचेयर के हैंडल को कंट्रोल करते हुए टेबल के पास आया और उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कसक से कहा, कसक देखो मैं हूं तुम्हारा हब्बी, मेरा हाथ पकड़कर बाहर आओ। कसक ने थोड़ी देर अपनी आंसू भरी आंखों से अभय को देखा और वह तुरंत बाहर निकलकर अभय के गोद में बैठ गई और उसके सीने से लगते हुए रोते हुए बोली, ये सब मुझे पत्थर से मारेंगे, मैं मर जाऊंगी, मेरा खून निकलेगा, इन्हें भगाओ, इन्हें भगाओ, ये लोग मुझे पत्थर से मारेंगे। किसी को कसक का कहना समझ नहीं आ रहा था। वहीं अभय ने कसकर कसक को अपने बाहों में भर लिया था। वहीं दूसरी तरफ अभी भी विजय जी की अदालत लगी हुई थी, क्योंकि आज वो इतने सालों की भड़ास निकाल रहे थे। विजय जी ने अपने पिता से कहा, मैं इस औरत से कभी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं कसक की मां कुसुम से प्यार करता था, ये औरत तो दोस्ती की लायक भी नहीं थी। इसने अपनी बेस्ट फ्रेंड कुसुम के सीने पर चाकू भोंका था। मैं और कुसुम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये जानने के बाद भी इस औरत ने मेरे और अपने गलत फोटोज निकलवाकर आप लोगों को दिखाएं और आप लोगों को धमकी दी कि वो फोटोज मीडिया में लीक कर देगी, और आप लोगों ने इज्जत जाने के डर से इसकी और मेरी शादी करा दी, और आप लोगों ने इससे मेरी शादी कराने के लिए क्या किया, सुसाइड करने की धमकी दी मुझे। ये सब कहते हुए विजय जी की आंखों में आंसू आने लगे थे। मैंने अपनी मोहब्बत को खोकर इससे शादी की सिर्फ आप लोगों की वजह से, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को शांति नहीं मिली, जिद लेकर बैठ गए कि बच्चा पैदा कर लो। आप लोगों की जिद की वजह से मैं इस औरत के करीब गया और काशवी को पैदा किया, लेकिन सिर्फ एक बार इसके करीब गया, नहीं तो आप इस औरत के सामने पूछिए, क्या मैं कभी उसके बाद इसके करीब गया था? नहीं, कभी नहीं। आप लोगों को बच्चा चाहिए था, बच्चा मिल गया, और मुझे सुकून चाहिए था इस औरत से, इसलिए मैंने दोबारा कभी इसे हाथ नहीं लगाया। लेकिन जब मेरी बेटी कसक आई दुनिया में तब मुझे सुकून मिला, लेकिन उसे इस घर में लाकर मैंने उसका सुख चैन सब छीन लिया, क्योंकि उसे माँ के रूप में यह औरत मिली और बहन के रूप में उन्होंने काशवी को ऊपर से नीचे तक दिखाया और कहा कि यह बहन मिली, जहाँ दूसरी बहनें अपनी छोटी बहन को पलकों पर बैठा कर रखती है, वही ये लड़की उसे अपनी उतरन देती थी, और क्या मैं अगर उसके लिए कोई नई चीज लेकर आता था तो उससे छीन लिया करती थी, और वह भी खुशी खुशी इसे अपना सब कुछ दे दिया करती थी। क्यों? क्योंकि वह इसमें अपनी बड़ी बहन देखती थी। लेकिन शर्म आती है ये कहते हुए कि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन फिर भी मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई, और मैं अपने माता पिता की तरह नहीं था जो अपने बच्चों की खुशी ना देखूं। इसलिए जब काशवी तुमने मुझसे पहली बार कहा कि तुम्हें अभय पसंद है, तुम उससे प्यार करती हो, तो मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे एक बार कहने पर तुम्हारे और अभय के रिश्ते के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जिस दर्द तकलीफ से अपनी मोहब्बत को खोकर मैं गुजरा था, उसी तकलीफ से मेरे बच्चे गुजरे। लेकिन तुमने क्या किया जिसका साथ तुम्हें जिंदगी भर देना चाहिए था? तुमने उसे अपाहिज कहकर छोड़ दिया, और तुम्हारी माँ ने मुझे क्या कहा कि मैं अपनी बेटी कसक की शादी उससे कर दूं।
तो कर आया कल रात में अपनी कसक की शादी अभय से, और तुम्हें पता है अब मेरी कसक अभय के साथ जिंदगी भर रहेगी और मैं उसके पीछे खड़ा रहूंगा, उसकी हिफाजत करूंगा और उसके साथ अभय खड़ा है, अब तुम दोनों उसके नाखून तक को चोट नहीं पहुंचा सकती। इतना कहकर विजय जी उन सब से मुंह फेर कर कसक के कमरे की तरफ जाने लगे और आज इतने सालों बाद विजय जी को इस तरह से आरती को उनकी करतूत याद दिलाने पर उन सबके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन आरती भी हार कैसे मनाती कि उसके सामने उसकी बेटी को कसक के नाम पर विजय जी ने थप्पड़ मारा, और इतने सालों से जो राज दफन था पूरे परिवार के सामने कि विजय जी ने कभी उनसे प्यार नहीं किया, ये बात विजय जी ने आज सबके सामने कह दिया है। इससे आरती के अंदर आग धधक उठी और उसने चिल्लाते हुए कहा, तो क्या करती, तुम्हारी नाजायज औलाद को प्यार करती, सीने से लगती और उसे लोरी सुनाती, नहीं होगा मुझसे कि मैं एक नाजायज औलाद को तुम्हारी रंग रलियों के नतीजे को प्यार करूं। उसकी माँ ने मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश की थी और आज उस लड़की ने मेरी बेटी से उसके होने वाले पति को छीना है, मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। विजय जी जो पीछे मुड़कर जा रहे थे वह एकदम से रुके, आगे बढ़े और एक जोरदार तमाचा खींचकर आरती के मुंह पर मरते हुए बोले, क्या कहा, मेरी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ोगी, उससे पहले मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये तमाचा अगर मैंने तुम्हें 21 साल पहले तुम्हारे मुंह पर मारा होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता और तुम्हारी बेटी तुम्हारे नक्शे कदम पर नहीं चलती। कम से कम वह एक अच्छी लड़की तो बनती, लेकिन मैंने सिर्फ उससे प्यार किया है क्योंकि वो मेरी बच्ची है। बोलकर उस पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन तुमने उसे अपने रंग में ढाल दिया। और एक बात, कुसुम ने तुमसे तुम्हारा प्यार नहीं छीना क्योंकि मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं था। तुमने मुझसे और कुसुम से, हम दोनों से हमारा प्यार छीना हमारे बीच में आकर। और एक बात काशवी, सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती का नतीजा है, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया था। नहीं तो मैं तो तुम्हें तब भी छूने से पहले मर जाता, लेकिन तुम्हें हाथ तक नहीं लगता, क्योंकि जिस औरत की वजह से मैंने अपने प्यार को खाया मैं उससे बेइंतहा नफरत करता हूँ। आज मैं तुमसे यहाँ सबके सामने यही कहता हूँ कि आज इतने सालों बाद भी तुम मेरे दिल में प्यार का एक कतरा तक अपने लिए नहीं पैदा कर पाए। मैं तुमसे आज भी नफरत करता हूँ जितना उस वक्त नफरत करता था जब तुम जबरदस्ती मेरी बीवी बनकर मेरे घर आ गई थी। इतना कहकर विजय जी कसक के कमरे की तरफ चले गए और आरती अपने गाल पर हाथ लिए उन्हें देखते रह गई, क्योंकि जिस आदमी को पाने के लिए उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया था, उस आदमी ने तो पूरी जिंदगी उसे प्यार ही नहीं किया, बल्कि वो तो उससे सिर्फ नफरत करता था, सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती उसके साथ रह रहा था। और आज इतने सालों बाद जो वह गलतफहमी में जी रही थी कि उसने विजय जी को पा लिया है, वह वहम भी विजय जी ने उसका आज दूर कर दिया था। ये सब सोचते हुए आरती धड़ाम से फर्श पर गिरकर बैठ गई। काशवी और विजय जी के माता पिता उसके पास आने लगे उसे संभालने के लिए। वहीं आरती दहाड़े मार मार कर रो रही थी और यह कह रही थी कि कुसुम, तुम मारने के बाद भी हमारे बीच हो, तुम्हें नरक मिलेगा, नरक, तुम कभी चैन से नहीं रहोगी, तुमने मुझसे मेरा पति छीन लिया। आज इतने सालों बाद भी तुम हम दोनों के बीच हो, और वही काम तुम्हारी बेटी ने की है, मेरी बेटी से उसका होने वाला पति छीन कर। मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारी बेटी की जिंदगी को और भी बदतर बना दूंगी। उसने मेरी बेटी से उसका होने वाला पति छीना है, ना जैसे तुमने मुझसे मेरा पति छीना था। तो अब मैं भी तुम्हारी बेटी की जिंदगी तुम्हारी ही तरह बर्बाद कर दूंगी। तुम तो तड़प तड़प कर मर रही थी ना, लेकिन तुम्हारी बेटी तड़प तड़प कर जिंदा रहेगी। ये सब कहते हुए आरती काशवी को गले लगाकर दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उसकी आंखें अभी नफरत, गुस्सा और कसक से बदला लेने की सिदात से लाल नजर आ रहा था। कसक के कमरे में विजय जी गए और उसका छोटा सा कबर्ड खोलकर उसके कपड़े और उनके दिए सैंडल, जिसे कसक ने बहुत संभाल कर रखा था, उसे एक बैग में रखने लगे, क्योंकि कसक के कमरे में महज 2-4 चीज ही थी, जैसे कि बैग के सामने एक छोटा सा टेबल जिसमें पानी का जग रख सकते थे, और नाइट लैंप, और एक कपबोर्ड जो ज्यादा स्पेस का नहीं था, क्योंकि कसक के पास ज्यादा चीज होती ही नहीं थी। उसके पास जो नई चीज विजय जी लाकर देते थे, तो उसे भी काशवी और इसकी माँ ये कहकर छीन लिया करती थी कि नई चीज उसके लिए अच्छी नहीं है। काशवी की पुरानी चीजों में ही वह अच्छी लगती है, और कसक मासूमियत से अपनी सारी चीजें काशवी को ये सोचकर दे देती थी कि उसकी माँ और बहन उसके लिए अच्छा कर रही है। कसक की सारी चीजें जो वह चाहती थी वह सब विजय जी एक बैग में भरने के बाद अपने कमरे में गए। ये कमरा सिर्फ विजय जी का था, क्योंकि विजय जी कभी भी आरती के साथ नहीं रहते थे। विजय जी ने अपने कुछ कपड़े और अपने जरूरी कुछ सामान एक अलग बैग में भरे और वह कमरे से बाहर निकल गए। उन्होंने बिना आरती और अपने परिवार की तरफ देखे हुए घर के बाहर निकलकर पार्किंग में गए और अपने कार में बैठे और कार स्टार्ट करके विला से बाहर निकल गए।
वहीं दूसरी तरफ रानावत हवेली में कसक अभी भी व्हीलचेयर पर अभय की गोद में बैठी उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर उसकी गले में अपनी बाहें लपेटकर सुबक सुबक कर रो रही थी। उसका रोना वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन कम नहीं हो रहा था। कसक जैसे चुप होना ही नहीं चाहती थी। अभय ने भी उतने ही कसकर कसक को अपनी बाहों में भर रखा था, जैसे अगर उसने थोड़ा सा भी अपनी पकड़ को ढीला किया तो कसक उससे कहीं दूर चली जाएगी, जो अभय बिल्कुल नहीं चाहता था। अभय ने अपने एक हाथ को उठाकर कसक के बालों पर रखा और उसके बालों को सहलाते हुए धीरे से बोला, कसक बच्चा रोना बंद करो, मैं हूं ना तुम्हारा हब्बी तुम्हारे पास है। देखो मेरे रहते तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, तो इस तरह से रोना बंद करो, और तुम जिनसे डर रही हो ना वह कोई गैर नहीं है, तुम्हारे हब्बी के दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। जैसे तुम आयुष को बेस्टू कहती हो वैसे ही यह सब मेरे बेस्टू है। ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, प्लीज बच्चा अपनी आंखें खोलो और सबको देखो, वह तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। अभय की कसक को इतने प्यार से संभालने और उसके साथ इतनी पोलाइट बिहेवियर को देखकर उसके सारे दोस्त आंखें फाड़े अभय को देख रहे थे। तभी उसके दोस्तों में से उदय ने अपने सामने खड़े राज से कहा, मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तभी ये शेर दहाड़ने के बजाय इतने प्यार से क्यों बोल रहा है? जरा मुझे चिमटी काट तो, कहीं मैं नींद की दुनिया में तो नहीं हूँ। तभी राज ने उसके बांह पर कस के चिमटी काटी, जिसके वजह से उदय की जोर से चीख निकल गई। इतनी जोर से कोई चिमटी काटता है क्या बे? उदय ने अपनी बाहों को रगड़ते हुए राज को घूर के देखते हुए कहा। तभी राज ने अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान देते हुए उदय से कहा, तूने चिमटी काटने को कहा, मैंने काटा, बात बराबर। इससे आगे अगर तूने मेरे साथ कुछ किया तो फिर मैं तेरी लंका लगा दूंगा, सोच लेना। इतना कहकर राज वापस से अभय की तरफ देखने लगा। वही उदय की चीखने से सभी गुस्से से उसे घूर रहे थे कि अभी उन दोनों का इस तरह से बिहेव करना क्या जरूरी है। पहले ही उनके सामने एक छोटी सी बच्ची इतना रो रही थी। उदय की चीख ने एक काम जरूर किया था। कसक जो कब से अपने चेहरे को अभय के सीने में छुपाए सुबक सुबक कर रो रही थी, उसने अपने चेहरे को बाहर निकालकर उदय की तरफ देखा था। तभी अभय ने उसके चेहरे को थाम कर अपनी तरफ घुमाया और उससे बोला, कसक बच्चे देखो, ये सब मेरे दोस्त है, मेरे बेस्टू, ये सब तुम्हें पत्थर नहीं मारेंगे। लेकिन जैसे ही अभय के मुंह से पत्थर मारने वाली बात कसक को याद आई, कसक वापस से रोने जैसी शक्ल बनाकर अभय से बोली, नहीं ये लोग गंदे हैं, ये लोग पत्थर मारेंगे। फिर कसक ने अपने हाथ को उठाकर अपने माथे को दिखाते हुए कहा, इन लोगों ने मम्मा को मार के यहाँ से खून निकाल दिया था, मम्मा मर गई। जैसे ही कसक ने ये कहा कि मम्मा मर गई, वहां खड़े सभी लोग हैरानी से कसक की शक्ल देखने लगे। खास करके वहां सबसे ज्यादा हैरान खड़े 3 लोग थे, राघवेंद्र जी, राजीव जी और सुनैना जी, क्योंकि उन सभी को यही पता था कि कसक विजय जी और आरती की बेटी है। लेकिन अभी जो कसक कह रही थी, उसके मुताबिक उसकी मां की मौत हो गई थी, और वह भी कुछ लोगों की उसकी मां के ऊपर पत्थर मारने की वजह से। तभी सुनैना की कसक के पास आए और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, लेकिन बेटा तुम्हारी मम्मा तो घर पर है ना, पापा के साथ। तभी कसक ने रुआसी आवाज में सुनैना जी से कहा, नहीं वो तो आंटी है, मेरी मम्मा को तो लोगों ने पत्थर मारकर मार दिया। पता है बहुत सारे लोग खड़े थे, उनके हाथ में पत्थर था और वह मेरी मम्मा को मार रहे थे। मेरी मम्मा बार बार अपने हाथ ऊपर उठाकर पत्थर को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन लोगों पत्थर मार मार के मेरी मम्मा को घायल कर दिया, और उनके माथे से, चेहरे से, सर से, हर जगह से खून निकल रहा था। पापा घर पर नहीं थे, सिर्फ मैं और मम्मा थी, और आंटी ने मम्मा को बाल से पकड़कर उनका सिर दीवार से मारते हुए कहा था कि तू मर जा, तू मर जा। कसक की बातें वहां किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी, ना राघवेंद्र जी, ना राजीव जी और ना ही सुनैना जी, लेकिन अभय जिसकी गोद में अभी भी कसक बैठी थी, उसे सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही थी। लेकिन वह अभी कसक को शिवाय संभालने की कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी आयुष अभय के पास आया और अपने घुटने के बल बैठकर कसक के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, बेस्टू मैं तो तुम्हारा बेस्टू हूं ना, तो तुम मेरी बात भी नहीं सुनोगे, मेरा हाथ पकड़ो और चलो, मैं तुम्हें सबसे मिलाता हूँ। कसक ने आयुष को थोड़ी देर तक देखा और उसका हाथ पकड़कर अभय की गोद से उठ गई। जैसे ही कसक अभय की गोद से उठी, अभय को एक खालीपन सा महसूस हुआ, जैसे कि उसकी जिंदगी से किसी ने इसका सबसे कीमती चीज छीन लिया हो, और उसका दिल तड़प उठा। कसक आयुष का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ रही थी, और आयुष कसक को सबसे पहले सोनिया और नीली की तरफ लेकर जा रहा था। लेकिन कसक उनके पास पहुंचती कि तभी किसी की जानी पहचानी आवाज सुनकर कसक पीछे मुड़कर देखी तो पीछे विजय जी खड़े थे, और उन्होंने बहुत प्यार से कसक को आवाज देते हुए कहा, कसक मेरा बच्चा।
कसक ने जैसे ही विजय जी को अपने सामने देखा उसने आयुष का हाथ छोड़ा और एक छोटे बच्चे की तरह भागकर जाकर विजय जी के सीने से लिपट गई और उनके चारों तरफ अपने हाथ लपेटकर जोर जोर से रोने लगी। विजय जी को इसकी उम्मीद नहीं थी कि कसक उनसे लिपटकर इस तरह रोने लगेगी। कसक को इस तरह रोते हुए देखकर विजय जी परेशान हो गए। उनके चेहरे के भाव जो अभी अपनी बेटी को आवाज देते हुए खुशी से खनक रही थी, अब वह किस दिए की तरह बुझ गई थी और उन्होंने कसक को गले से लगाते हुए कहा, बेटा क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो बच्चा? सुबह तो तुमने इतने अच्छे से खुशी से फोन किया था मुझे, देखो मैं तुम्हारे सैंडल भी लेकर आया हूँ। तुम क्यों रो रही हो बच्चा, बताओ तो। विजय जी ने कसक को खुद से दूर किया और उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को साफ करते हुए फिर बोले, किसी ने कुछ कहा है मेरे काशू को? हाँ, क्योंकि मेरा काशू तो इस तरह से तभी रोता है जब कोई मेरे काशू को कुछ कहता है या फिर मेरे काशू का किट्टू कहीं खो जाता है। तो विजय जी इधर उधर देखते हुए किट्टू को ढूंढने लगे, लेकिन किट्टू भी हॉल में ही मौजूद था। तभी विजय जी ने कहा, किट्टू तो हॉल में है, फिर मेरा काशू क्यों रो रहा है? विजय जी की इस तरह सवाल करने से कसक रोते हुए बोली, पापा ये सब बुरे लोग हैं, इन्होंने मम्मा को पत्थर मारा था और मम्मा मर गई थी। कसक अपने पीछे खड़े सभी लोगों को अपनी उंगली से दिखाते हुए बोली। जैसे ही विजय जी ने कसक के मुंह से ये सब सुना उन्होंने कसके कसक को अपने गले से लगा लिया और उससे बोले, नहीं बच्चा, ये वो लोग नहीं है, वो तो बुरे लोग थे, यह अच्छे लोग हैं। ये सब कहते हुए विजय जी की आंखों में भी आंसू थी और कसक भी उनके सीने में मुंह छुपाए रो रही थी। सब दोनों बाप बेटी को देख रहे थे और अब हॉल का माहौल इमोशनल हो गया था। विजय जी ने कसक के बालों को सहलाते हुए कहा, वह गंदे लोग थे काशू, ये अच्छे लोग हैं। तुमने कहा था ना सुबह तुम्हारे हब्बी ने तुम्हारे लिए न्यू ड्रेस मंगवाया है, तो क्या तुम वो ड्रेस मुझे नहीं दिखाओगी? विजय जी के कसक से उसके ड्रेस के बारे में पूछने पर कसक को याद आया कि अभय ने उसे सुबह कहा था कि वो उसके लिए न्यू ड्रेस मंगवाने वाला है और यहाँ पर काशवी नहीं है जो उससे उसकी ड्रेस छीने। इस बात से कसक बहुत खुश भी हुई थी। कसक ने अभी सब कुछ भूलकर अभय की तरफ देखा तो अभय उसे ही देख रहा था। कसक विजय जी को छोड़कर आगे बढ़ी और अभय के पास आकर उसके आगे हाथ फैलाते हुए बोली, हब्बी मेरी न्यू ड्रेस कहाँ है? अभय ने तुरंत सोनिया को दिखाते हुए कहा, आपकी ड्रेस उसके पास है। लेकिन कसक सोनिया की तरफ देखने के बाद आगे ही नहीं बढ़ी, क्योंकि अभी भी उसे लग रहा था कि यह वही लोग हैं जिन्होंने उससे उसकी मां को छीना था। तभी विजय जी उसके पास आए और उसके सर को सहलाते हुए बोले, काशू बेटा, ये वो लोग नहीं है, ये सब तो तुम्हारे हब्बी और पापा के फ्रेंड है। बेस्टू है तो तुम जाओ उनसे बात करो, देखो वो अच्छे से बात करेंगे। विजय जी के कहने पर कसक ने अभय की तरफ देखा तो अभय ने भी हाँ में सर हिला दिया और विजय जी ने भी सबके लिए अच्छा कहा तो कसक आगे बढ़ी और सोनिया के पास जाकर बोली, मेरी ड्रेस दो। हब्बी ने कहा, मेरी ड्रेस तुम्हारे पास है? सोनिया तुरंत हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ हाँ मेरे पास है ना, बहुत सुंदर सा ड्रेस है, चलो आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सोनिया ने तुरंत कसक का हाथ पकड़ा और वो उसे हॉल में एक साइड लेकर आई, जहां पर उसके स्टाफ ने सारा डिजाइनिंग ड्रेस रखा था। सोनिया ने उनमें से एक ब्राइडल लहंगा निकालकर कसक को दिखाया। वह ब्राइडल लहंगा मिरर और व्हाइट पर्ल से बना हुआ था, इतना खूबसूरत और उसकी मिरर वर्क की वजह से वह पूरी तरह से चमचमा रहा था, जिसे देखकर कसक खुश होते हुए बोली, इसमें तो मैं दिख रही हूँ, ये बहुत सुंदर है, यह मेरा है। कसक ने मासूमियत से सोनिया की तरफ देखते हुए पूछा। तो सोनिया जो कि कसक से बड़ी थी, उसने प्यार से कसक के सिर को जलाते हुए कहा, हाँ ये तुम्हारा है और भी है, दिखाओ। कसक ने जल्दी जल्दी हाँ में अपना सर हिलाया तो सोनिया उसके लिए लाए सारे ड्रेस निकलने लगी। तभी वहां पर नीली भी आ गई और उसने भी कसक से कहा, अरे मुझे भी तो दिखाओ तुम्हारा इतना प्यारा सा ड्रेस। तभी कसक ने उसे ब्राइडल लहंगे को अपने बॉडी पर लगाकर नीली से कहा, ये देखो इतना अच्छा है, मेरे हब्बी ने बनाया है मेरे लिए। उसकी बातें सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के होठों पर स्माइल आ गई और वही कसक को देखते हुए विजय जी की आंखों में जो आंसू थी वह अब उनके गाल पर बहने लगे थे। अभय मुस्कुराते हुए कसक को देखने में कहीं खो गया था। तभी राघवेंद्र जी विजय जी के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, कसक नॉर्मल नहीं है विजय, क्या इसके बारे में तुम हमें कुछ बताना चाहोगे? विजय जी ने हाँ में सिर हिलाया तो अभय ने सोनिया को आवाज दिया। सोनिया ने जब उसकी तरफ देखा तो अभय ने उसे आंखों में ही कसक को संभालने के लिए कहा और विजय जी के साथ स्टडी रूम की तरफ जाने लगे। तभी आयुष उनके साथ ना जाकर वो कसक की तरफ आ गया, क्योंकि कसक कब किससे नाराज हो जाए कुछ बोला नहीं जा सकता था। वही बाकी अभय के सारे फ्रेंड्स भी अभय और विजय जी के पीछे स्टडी रूम की तरफ चले गए।
वहीं दूसरी तरफ चौधरी विला में अभी भी आरती नीचे फर्श पर ही बैठी हुई रो रही थी और कसक को बार बार कोस रही थी। कसक, तू कभी खुश नहीं रहेगी, मेरी बेटी की खुशी छीन कर तू हमेशा तड़पेगी। देख लेना, अभय मेरी बेटी से प्यार करता है, तुझे कभी अपनी बीवी का दर्जा नहीं देगा। तेरी माँ एक रखेल बनकर मर गई, तू भी बस एक रखेल ही बनेगी। मेरी बेटी अभय की बीवी बनेगी। फिर आरती ने काशवी की तरफ देखकर कहा, काशवी तू अभय से शादी करेगी? मैं नहीं चाहती कि उस रखेल की बेटी को कोई खुशी मिले, इसलिए तू अभय से शादी करेगी। अपनी माँ की इस तरह दर्द में देखकर और कसक से होने वाली नफरत की वजह से काशवी ने कहा, हाँ मॉम, मैं अभय से शादी करूंगी। मैं उस कसक को खुश रहने तो बिल्कुल नहीं दूंगी, और वैसे भी डैड को क्या लगता है कि अभय उसे अपना लगा? बिल्कुल नहीं, अभय मुझसे प्यार करता है और उस पागल से घर की इज्जत बचाने के लिए शादी किया है। तो क्या अभय उसे बीवी बनाकर रख लेगा? बिल्कुल भी नहीं, अभय उसे बिल्कुल नहीं रहेगा और मैं अभय को उसके साथ रहने नहीं दूंगी। वहीं दूसरी तरफ रानावत हवेली में स्टडी रूम में सबके जाने के बाद कुछ देर के लिए शांति पसरी हुई थी। तभी अभय ने विजय जी से कहा, अंकल जो भी बात है क्लियर बता दीजिए, क्योंकि अब कसक मेरी बीवी है और उसके बारे में सब कुछ जानना मेरा हक है। विजय जी ने अभय की तरफ देखा और हाँ में अपने सर को हिला दिया। उन्होंने कहा, पहले तो सॉरी कि मैंने कसक के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मेरा इरादा कसक और अभय की शादी कराने का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वह एक बच्ची है। लेकिन काशवी की मौके पर शादी के लिए मना करने से और दोनों परिवार की इज्जत जाने की डर से मैंने कसक की शादी अभय कराई। अभय, अगर तुम कसक को छोड़ना चाहते हो तो इसके लिए मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दूंगा। विजय जी ने यह बात जांचती हुई नजर से अभय को देखकर कहा था, लेकिन ये कहते हुए उनका दिल बहुत भारी हो रहा था कि कहीं सच में अभय कसक को छोड़ ना दे। लेकिन अभय की कही बात को सुनकर विजय जी का दिल सुकून से भर गया। अभय ने कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कसक को छोड़ दूंगा? वो मेरी बीवी है, मैं उसका साथ निभाऊंगा। जब विजय जी ने अभय से कहा कि अगर वह चाहता है तो वह कसक को छोड़ सकता है, तो वहां मौजूद सभी लोग अभय की शक्ल देखने लगे थे कि अभय विजय जी के इस सवाल पर क्या जवाब देता है। लेकिन अभय की जवाब को सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अभय के पीछे खड़ा निखिल उसकी कंधे को थपथपाते हुए बोला, मुझे पता था तेरा यही डिसीजन होगा। अभय ने निखिल को एक छोटी सी स्माइल पास की और फिर विजय जी की तरफ देखकर कहा, अब पूरी बात बताए। और लोगों ने पत्थर मारकर उसकी माँ की जान ले ली, उसकी माँ को मार दिया और उसने ये भी कहा है कि आंटी ने उसकी माँ के बाल पकड़कर दीवार पर मारते हुए कहा कि तू मर जा। क्यों? विजय जी ने अभय के सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि वह सच कह रही थी, उसकी माँ की मौत की जिम्मेदार आरती है। जब आरती को पता चला था कि कुसुम और मैं साथ रह रहे हैं, तो उसने बिना पूरा सच जाने कुसुम को जान से करने का प्लान बनाया था। वह तो कसक को भी मारना चाहती थी, क्योंकि कसक मेरी बेटी। अभी विजय जी ने इतना कहा ही था कि अभय ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, रियली विजय अंकल, क्या सच में कसक आपकी बेटी है? अभय के यह इस सवाल को सुनकर सभी हैरानी से अभय को देखने लगे। वही विजय जी भी खुद शॉक्ड थे कि अभय क्या कह रहा है। आपको ये सच अच्छी तरह से पता है कि कसक आपकी बेटी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इतने सालों तक आपने कसक के साथ अपना नाम जोड़ रखा कि कसक आपकी बेटी है, यानी कि कसक विजय चौधरी है। लेकिन ये सच नहीं है ना, क्योंकि कसक का पूरा नाम कसक कृष्ण राव है। पूर्व जज मिस्टर कृष्णा राव की इकलौती संतान कसक कृष्ण राव। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है हिज लिटिल गर्ल।